नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रूपेश पाटीदार और आज हम हिंदी के टॉपिक में पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर वर्ण पढ़ लिए थे और वर्ण में अपन पढ़ चुके थे स्वर और स्वरों का वर्गीकरण विभेद हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन, यानी जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं और उनका सामान्य परिचय मैंने आपको पहले दे दिया है। फिर भी आज का जो टॉपिक है वो व्यंजन, इसके बारे में मैं आपको एक बार उस जानकारी दे देता हूँ कि व्यंजन क्या होते हैं। स्वर के बारे में पुराना वीडियो जो है उसमें आपने देखा होगा कि स्वर का जो उच्चारण स्थान है उसके जो विभेद हैं, किस प्रकार से कौन सा जो स्वर है कहाँ से उच्चारित होता है वो अपन पढ़ चुके थे। तो स्वर स्वतंत्र रूप से ध्वनित्व इकाई है जो बिना किसी अन्य सहयोग के या सहायता के उच्चारित होता है। उसमें भी मैंने बताए थे आपको कि मूल स्वर और संयुक्त स्वर बताए थे। आज अपन पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन वह होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते हैं और न ही अपने आप उच्चारित किए जा सकते हैं। व्यंजन में बिना स्वरों के कोई भी न तो उच्चारित होता है, चाहे वो क से लगाकर घ तक का कोई सा भी वर्ण लेकर आप खुद भी देख सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान स्वरों के बिना नहीं होता है, यानी यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण विभेद भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कोई सा भी अक्षर लिया या फिर कोई सा शब्द ले लेते हैं, जैसे कमल ले लिया, कमल लिया, तो ये दिखने में जैसे क म और ल ये सारे जो है वो व्यंजन है, परंतु क्या इसमें स्वर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु ये इनमें स्वर पूरी तरह से इसमें सम्मिलित हैं। जैसे अब व्यंजन का जो वर्गीकरण है अगर वो अपन समझ लेते हैं तो अपने को पता चल जाएगा कि स्वर इनमें कहाँ होते हैं और इनका कहाँ पे महत्व होता है। जैसे अगर इसका विभेद करेंगे या विच्छेद करेंगे तो क धन अ धन म धन अ धन, इस प्रकार से ये इसका वास्तविक रूप होता है। जब देखने में नहीं अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे अ है, परंतु अपन ये इसमें जब इसका विभेद करते हैं तो अपने को पता चलता है कि किस प्रकार से इसमें स्वर छिपा हुआ है। मुख्य तौर पे जो अपन ये वीडियो बना रहे हैं, मैं संधि के लिए विशेष फोकस के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ, आप अदरवाइज न लें। और अन्य प्रकार के कोई कमेंट्स या आपके दिमाग में जो कुछ सवाल उठते हैं कि इसमें तो ऐसे बताया सर ने ये वो, ठीक है, सभी अपने अपनी तरीके से एडवाइस देते हैं, सभी अपनी अपनी समझाइश होती है, परंतु मेरा जो मुख्य उद्देश्य लक्ष्य है वो संधि के लिए है। वो संधि कक्षा 4 या 5 से हिंदी में चालू हो जाती है और कक्षा 12 तक, और आगे भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में चाहे कोई सी भी ले लो उसमें भी संधि आती हैं। तो इसलिए आप अच्छे से इसको ध्यान में रखें, क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे संधि पढ़ेंगे उसमें इन चीज़ों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये जो है क धन अ के योग से यानी पूरा क बना। जैसे ये वास्तविक व्यंजन जो है वो ये वाला है जिसमें हलंत लगा हुआ है। जब इसमें स्वर सम्मिलित हो जाता है, स्वर इसके साथ जब जुड़ जाता है तो वह व्यंजन, ये व्यंजन है, इसमें स्वर सम्मिलित हो गया तो ये पूर्ण अक्षर बन जाता है, पूर्ण वर्ण बन जाता है। और इस प्रकार से सभी में स्वर जुड़ा हुआ रहता है। चाहे आप उच्चारण करके देख सकते हैं, हर एक वर्ण व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर की ध्वनि, आपको अ की ध्वनि व्यंजित होगी, ध्वनित होगी। जैसे क यानी अंतिम जो ध्वनि उच्चारित होती है वो अ की होती है। जैसे स प भ घ, यानी सभी में स्वर जुड़ा हुआ है। तो ये तो हो गई अपने सामान्य सी बात कि व्यंजन क्या होते हैं और किस प्रकार से बिना स्वर के नहीं उच्चारित होते हैं। अब व्यंजन की परिभाषा पढ़ने के बाद अपन पढ़ लेते हैं इनका जो 2 रूप हैं। एक व्यंजन को अलग किया है उच्चारण स्थान के आधार पर और एक किया है प्रयत्न के आधार पर। अब उच्चारण स्थान भी जैसे अपन पढ़ते हैं क वर्ग प वर्ग जो भी आते हैं, क से प वर्ग तक के जो भी आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं?
ठीक है, इसमें देखेंगे कि क, च, ट, त और प वर्ग जो हैं किस प्रकार से किस स्थान से उच्चारित होते हैं। यानी इसमें देखेंगे पहले क वर्ग को, तो क वर्ग नाम से पता चल रहा है और आसान है। क से कंठ याद रखने की जो ट्रिक है वो है क से कंठ, यानी क वर्ग जो है, क वर्ग केवल क की बात नहीं कर रहा हूँ, क वर्ग की बात कर रहा हूँ, पूरा क वर्ग जिसमें क, ख, ग, ग और अंग है ना। लास्ट का ध्यान रखना, वो ण या ण्य नहीं होता है। बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क, ख, ग, ग और ये अंग है, इसमें ये अंग है, न कि ड और ढ और ढ, सब में अलग अलग अंतर होता है। तो आप ध्यान रखिए, यह अंग होता है, इनका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है, यानी वो कंठ है, यानी क वर्ग से प्रारंभ हुआ। क वर्ग के जितने भी जो वर्ण होते हैं वह कंठ से प्रारंभ होते हैं, उच्चारित होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, और क के साथ, क वर्ग के साथ इसमें ह भी कंठ से उच्चारित होगा। जैसे ह आसानी से उच्चारित होता है, यानी कंठ से ध्वनि निकलती है, और ह यानी क वर्ग और ह कंठ इनका उच्चारण स्थान है। और आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि इसमें जो अंतिम पंचमा अक्षर होते हैं जो अनुनासिक होते हैं, यानी नासिका से हैं, परंतु ये पंचमा अक्षर जो होते हैं इसमें इसको ड, प्राथमिक स्तर पे भी जो भी टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को तो वो क, ख, ग, ग, ण पढ़ा देते हैं, तो बच्चे प्रारंभ से ही उसको ण सीखते हैं और ण ही उच्चारण करते हैं। तो ये विशेष करके ध्यान रखें कि ये ण नहीं है, ये अंग है। अब पढ़ेंगे अपन च वर्ग को। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो होता है तालव्य, जैसे च, छ, ज, ज, और इसमें भी जो अंतिम पंचमा अक्षर आता है उसको अणह बोल देते हैं। वो अण न होते हुए वो ण्य होता है। तो इसमें ये च, छ, ज, झ और ये ण्य होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शब्दों के उच्चारण में जिस प्रकार से अपन उच्चारण करते हैं उसी आधार पे अपन उनको लिख देते हैं हिंदी में। इसीलिए तो वर्तनी अशुद्धि के कारण बहुत सारी लेखनी में त्रुटियां होती हैं। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ के बाद तालु आती है। तालव्य मैंने स्वर में आपको बताया था कि तालु भाग कौन सा होता है, अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तालव्य किसे कहते हैं, वो तालव्य भाग कौन सा होता है मुख के अंदर। उस आधार पर च, छ, ज, ज और ण्य होता है, और इनको संघर्ष भी कहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब अगला जो वर्ग आता है, और इसमें च वर्ग के साथ श जो होता है, अब ये तीनों जो श और स, ये तीनों अलग अलग प्रकार से है। ये तालव्य श है, ये जो श षटकोण का है ये मूर्धन्य श है, और ये जो स सपेरे का ये दंती श है। अब इन तीनों में भी अलग अलग प्रकार से, तीनों में अलग अलग अंतर है और तीनों का अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है। तो अपन देखेंगे कि इसमें जो श होता है यह तालव्य श होता है। जैसे शक्कर का अगर है लिखा है कि शक्कर, तो उसमें श का प्रयोग करेंगे। अगर स का प्रयोग कर लिया तो वर्तनी अशुद्धि हो जाएगी, शक्कर हो जाएगा, जहां पे अपना वाक्य गलत हो जाता है। ट वर्ग की बात करेंगे तो ये मूर्धन्य यानी कंठ के बाद तालु, और तालु के बाद से यानी मूर्धा से जो उच्चारित होता है उसे मूर्धन्य कहते हैं। यानी ट वर्ग पूरा मूर्धन्य से उच्चारित होता है। और उसके बाद जो आता है श, इसमें श जो है ये अपन जैसे लिखते हैं षटकोण में श लिखते हैं, वह श होता है। त वर्ग दंत, जैसे त, थ, द, त वर्ग में द आता है, तो वो भी ध्यान रखें कि द आ रहा है। तो ये त वर्ग पूरा दंत से, यानी जैसे जीवा क्या करती है, दंत को टच करके उच्चारित होती है, जैसे त, थ, द, थ, न। इस प्रकार से यह जीवा जो है अपने दंत को टक्कर मार के फिर जो वर्ण उच्चारित होता है वह दंत के अंतर्गत आते हैं, और इसमें सभी दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। प वर्ग की बात करूंगा तो इसमें ओष्ठ सभी को पता चलता है। ओष्ठ यानी होठ से उच्चारित होते हैं, प, फ, ब, ब और म, यानी ये सब
आपस में होठों को टच होते हुए होठ की सहायता से उच्चारित होते हैं ये वर्ण, तो इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वह सभी ओष्ठ वर्ग हैं। प वर्ग जो है ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। अब अंतःस्थ की बात करूं, अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं यानी बिना ये दंतोष्ठ होते हैं, यानी दंत और ओष्ठ की सहायता से उच्चारित होते हैं, परंतु इनमें ध्वनि में ज़्यादा अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, तो य र ल व यानी आसानी से उच्चारित हो जाते हैं। यह अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये हो गए अपने उच्चारण स्थान के आधार पर। अब बात करेंगे अपन प्रयत्न के आधार पर, यानी किस प्रकार से अपन प्रयत्न करके जो वर्ण उच्चारित करते हैं उसमें किस प्रकार से, जैसे श्वास के आधार पे, यानी किस प्रकार से श्वास के आधार पे जो व्यंजन या वर्ण उच्चारित करते हैं। स्वर तंत्री में कंपन, यानी जो मुख्य रूप से जैसे स्वर को उच्चारण होने में स्वर तंत्री का विशेष योगदान होता है। जिस प्रकार से एक बांसुरी वादक होता है, एक बांसुरी बांस की बांसुरी बना लेता है और उसमें केवल छेद देता है, परंतु जो भिन्न प्रकार के स्वर निकल जाते हैं वो उनको अलग अलग प्रकार से दबाने से, जैसे जिस स्वर जिस छेद को उसने बंद करा या खोला है उस प्रकार से उसका स्वर निकलता है। उसी प्रकार से स्वर तंत्री में किस प्रकार से कंपन होता है उसके आधार पर अपन पढ़ेंगे। अगला जो है तीसरा, इसका अवयव के अवरोध के आधार पर, यानी किस प्रकार से अवयव में अवरोध होता है तो कौन से स्वर उच्चारित होते हैं। अब पढ़ेंगे श्वास के आधार पर। तो इसमें श्वास के आधार पर जो होते हैं दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण नाम से पता चल रहा है आपको, अल्प प्राण, प्राण का मतलब आप सभी को पता है, प्राण यानी वायु को बोला जाता है। और आपने सुना भी होगा प्राण वायु, कभी नाम सुना हुआ आपने, तो प्राण वायु होता है। जैसे कि प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण वायु निकल गई, आदमी चला गया, है ना। तो ये वर्ड होते, तो प्राण का मतलब होता है वायु, अल्प यानी कम। तो कम मात्रा में वायु का प्रयोग करते हुए जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो होते हैं अल्प प्राण, यानी मुख से जिसमें कम वायु निकले। महाप्राण, महा का मतलब अधिक, और प्राण यानी वायु, जिन वर्णों को उच्चारण करने में अधिक वायु मुख से निकलती है वहां पर महाप्राण वर्ण होते हैं। अल्प प्राण जो होते हैं, जैसे ये वाले जो व्यंजन लिखे हैं इनमें जो भाग है मैं आगे ज़्यादा न रखते हुए इसी में बता देता हूँ कि जैसे इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया कि पहला, तीसरा और पांचवा, यानी विषम वाली जो पंक्तियाँ हैं वह अल्प प्राण के अंतर्गत आती हैं। यानी पहला, तीसरा और पंचमा अक्षर जो था है पांचवा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब बचे दूसरा और चौथा, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आप बोल के देख सकते हैं, क के उच्चारण में किसी प्रकार से ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं होती क, परंतु ख में थोड़ा ज़्यादा वायु का प्रयोग किया जाता है, ख, है ना। तो ये हो गया अपना महाप्राण। जैसे ग आसानी से बोल सकते हैं, परंतु क को बोलने में ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, तो ये है। तो दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वह महाप्राण होता है, और पहला, तीसरा और जो पांचवा होता है वह अल्प प्राण होता है। अब पढ़ेंगे अपन स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, यानी इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष, अघोष में बिना रुकावट के स्वरों या वर्णों का उच्चारण होता है, सॉरी, और सघोष में रुकावट के साथ वर्ण उच्चारित होते हैं। इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन जो होता है वो नहीं होता है और इसमें सघोष में होता है। तो अपन इसमें देखेंगे पहला और दूसरा, जैसे देख सकते हैं पहला और दूसरा, क और ख, ये है अघोष, यानी बिना रुकावट के उच्चारण कर सकते हैं क और ख। बाकी जो हैं बचे हुए तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी पंचमा अक्षर जो बाकी के बचे हुए 3, 4 और 5, ये सघोष है, इसमें ध्वनियां कंपित होती हैं। जैसे ग यानी कंठ से ध्वनि निकलते हुए अंदर मुख की तरफ रुकती हैं, फिर बाहर निकलती हैं। तो ग और ख उच्चारण करने में कंठ से सीधे वायु के साथ उच्चारित हो जाते हैं, तो ये होते हैं अघोष, और बाकी के जो 3 होते हैं वो होते हैं सघोष। अब अगला पढ़ेंगे अवयव के अवरोध के आधार पर। इसमें स्पर्श और स्पर्श संघर्षी होते हैं, यानी क से लगाकर
प वर्ग के जितने भी बताए थे, यह स्पर्श यानी किसी न किसी प्रकार से मुख में वायु निकलती है, जीवा कहीं ना कहीं स्पर्श होकर निकलती हैं, तो इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श संघर्षी च वर्ग जो पूरा है ये स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आता है। स्पर्श संघर्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पर्श भी होता है और इनमें इन वर्णों को उच्चारण में किसी न किसी प्रकार से वायु का और जीवा का और मुख के अंतर्गत जो पार्ट है उनमें घर्षण होता है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। यानी क से प वर्ग और च वर्ग पूरा। अब बात करते हैं संघर्षी यानी ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे, जिसमें जिन वर्णों को उच्चारण करने में मुख से ऊष्मा निकलती है, जैसे बात करेंगे श, स और श, इनको उच्चारण करने में श यानी गर्म ऊष्मा निकलती मुंह से। श आप उसको महसूस कर सकते हैं बोलकर, श, स और ह, यानी ये जो गर्म वायु जो निकलती है इसी को ऊष्मा कहते हैं, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। अब बात करेंगे अपन अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन मैंने पहले भी बता दिया आपको, जो बिना दंतोष्ठ होते हैं इनका उच्चारण स्थान और बिना रुकावट के उत्पन्न हो जाते हैं, यानी य, र, ल और व। अब उत्क्षिप्त व्यंजन यानी द्विगुण व्यंजन की बात करेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, उनको ड, ढ और ड डमरू में अंतर नहीं होता है। द्विगुण यानी जिसमें दो गुण होते हैं, उत्क्षिप्त यानी आगत वर्ण भी कहते हैं, यानी अन्य भाषा से लिए हुए वर्ण है सीधी तरह से, तो इसको ध्यान रखें आप, ड और ढ। अब जैसे लिखते हैं आप इस वर्ग में लिखते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण्य। इस वर्ग के अंतर्गत जो लिखेंगे वो होता है ट, ठ, ड, ढ और ण्य, ये लिखते हैं। परंतु इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इनके जो नीचे हैं वह बिंदी का अनुस्वार का प्रयोग अपन नहीं करते हैं यहाँ पर, परंतु यहाँ पर करते हैं। जैसे डमरू लिखेंगे उसके नीचे अपन अनुस्वार नहीं लगाएंगे, उसके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। ढक्कन लिखेंगे उसके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु जब द्विगुण का यूज करते हैं यानी प्रयोग करते हैं लिखते समय, जैसे पढ़ाई, पढ़ाई, लड़ाई, है ना, पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, है ना, ये जो वर्ड हैं इनको लिखते समय इनके नीचे क्या करेंगे अपन? बिंदी का प्रयोग करेंगे नीचे, तो ये द्विगुण वर्ण होते हैं। आगे पढ़ते हैं पार्श्विक। पार्श्विक में ध्यान रखना, जीवा ऊपर की तरफ यानी जो मूर्धन्य भाग होता है वहां स्पर्श करके उच्चारित होता है वर्ण, तो पार्श्विक होता है। जैसे ल बोल के देख सकते हो, जीवा उल्टी हुई और ऊपर मूर्धन्य भाग के समीप टच करते हुए उच्चारण होता है, उसको पार्श्विक वर्ण कहते हैं। पार्श्विक में एक ही वर्ण आता है ल। और कभी कभी कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से बनते हैं कि लुंठित और पार्श्विक वर्ण में बच्चे गलती करके आते हैं, लुंठित में ल कर देते हैं और पार्श्विक में र कर देते हैं। परंतु ध्यान रखें, पार्श्विक जो होता है ऊपर टच करने वाला होता है, तो याद रखें पार्श्विक यानी पार्श्व यानी सांप होते हैं। पार्श्व का मतलब होता है ना, वो नाम भी सांप के पार्श्व में बंध गए थे, तो यानी जिस प्रकार से फोल्ड होता है, जीवा का फोल्ड किस वर्ण को उच्चारण में होता है? तो ल में होता है, तो आप याद रखें ल, ऐसे बोलने में आपको पता चल जाएगा, तो ये पार्श्विक होता है। लुंठित जो होता है र यानी कंठ से उच्चारित होगा, लुंठित होता है जो कंठ से उच्चारित होकर यानी ऊपर आते हुए मुख जो वायु अंदर की तरफ यानी फोल्ड होते दोनों तरफ से वायु निकल जाती है र, तो ये हो गया अपना लुंठित वर्ण। संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो संयुक्त व्यंजन यानी दो से युक्त, जैसे स्वर की बात हुई थी कि मूल स्वर मैंने बताए थे आपको, जैसे अ, ई, उ और री, बाकी जो बचे थे वो दीर्घ स्वर थे। दीर्घ स्वर के अंतर्गत संयुक्त स्वर भी थे, और किस प्रकार से कौन सा स्वर बना ये मैंने बताया था। आज अपन बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो क्ष की बात करेंगे, ये दो व्यंजनों से युक्त है यानी दो से बना हुआ है, तो क और श के योग से बना है
आप लिखते हो, जैसे क्ष से क्षिप्रा लिखना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, KSH है ना, क्ष लिखोगे तो उसके लिए क्या करोगे, KSH लिखोगे ना, न कि सीधे से आप SS लिख दोगे, है ना। क्ष लिखने के लिए क्षिप्रा की अगर स्पेलिंग लिख रहे हो तो के का यूज करते हैं अंग्रेजी में, तो यानी क्ष कैसे बना है, क और श से। त्र की बात करें तो त्र, वैसे त और र का उच्चारण आपको देखने से लग रहा है त और र, तो इसमें आधा त होता है और पूरा र होता है। जैसे लिखने में TR लिखते हैं, लिखने में पता चलता है TR लिखते हैं अपन त्र को। और घ की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारों को डाउट होता है कि सर ये ज और ण्य के सहयोग से क्यों बना, क्योंकि ये घ लिखने में ज और य यानी वाय लिखते हैं, पर ण्य क्यों बना, क्योंकि ये इसका जो ओरिजिनल रूप है यही है कि यह झ और ण्य के योग से बना है। और श की बात करेंगे, श्री में यूज करते हैं अपन श्री वाला श, उसमें श और र के योग से बना है, श्री SHREE लिखते हैं, यानी श्री लिखने में अपने को पता चलता है कि ये किस प्रकार से निर्मित है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि व्यंजन जो होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर कौन से होते हैं और प्रयत्न के आधार पर कौन से होते हैं, श्वास के आधार पर, फिर जो प्रयत्न के आधार पर होते हैं उसमें 3 प्रकार के होते हैं, श्वास के आधार पर, स्वतंत्री में कंपन के आधार पर और अवयव में अवरोध के आधार पर। अब श्वास के आधार में जो है वो अल्प प्राण, महाप्राण, और स्वर तंत्री में कंपन के आधार पे है सघोष, अघोष, और अवयव में अवरोध के आधार पर मैंने सब जो भी है संयुक्त, लुंठित, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, द्विगुण जो भी है, अंतस्थ, संघर्षी, स्पर्श व्यंजन और स्पर्श संघर्षी आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में व्यंजन अपने पूरे हो चुके हैं। तो मैंने आपको वर्ण बता दिए, वर्ण में स्वर और व्यंजन का जो भेद है, किस प्रकार से कौन सा वर्ण है या कौन सा स्वर कहाँ से उच्चारित होता है, इसकी डिटेल से जानकारी दे दी है। बच्चे क्लास में भी बोलते हैं, कभी उनसे जानकारी लेते पूछते हैं कि संधि पढ़ाते समय में सबसे पहले बोलता हूँ उनसे परिभाषा बुलवाता हूँ, तो वो बोलते हैं 2 वर्णों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। परंतु 2 वर्णों के मेल से कैसे, अब उनसे पूछते हैं वर्ण क्या होते हैं, तो वो कभी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो सामान्य है, छोटी क्लास में भी बच्चों को ये सिखा देना चाहिए कि वर्ण ये होते हैं। इतनी बड़ी डिटेल से तो वो नहीं सिखा पाते हैं, परंतु छोटे स्तर पे तो कम से कम बच्चों को ज्ञान दे देना चाहिए कि वर्ण ये होते हैं। और टोटल वर्ण जो होते हैं 52 होते हैं, मूल जो होते हैं वो 44 होते हैं, और इसमें भी मूल स्वरों की संख्या लेखन की दृष्टि पे स्वर होते हैं 13, और उच्चारण के लिए मूल जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। और जो मूल टोटल जो व्यंजन की बात करेंगे तो इसमें स्वर और व्यंजन मिलाकर मूल जो व्यंजन होते हैं 33 होते हैं, और ऐसे करके टोटल जो होते हैं 39 होते हैं। तो कुल मिलाकर 52 होते हैं। तो इस प्रकार आप छोटे क्लास में भी उनको अगर ये सामान्य जानकारी दे दोगे तो आगे बच्चों को कभी भी संधि पढ़ने में या फिर छंद जो पढ़ते हैं उसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इसलिए आप उनको अच्छे से ये जानकारी दें, और आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अपन संधि प्रारंभ करेंगे और संधि को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।